चलिए, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि 11th-12th के जो नए बैचेस हम लोगों ने शुरू किए हैं, जो बच्चे देर से ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम लोग एक्स्ट्रा लेकर के कवर कराएंगे। और दूसरा ये बताना है कि वी आर रनिंग ऑल दी 4 सब्जेक्ट्स। वी आर रनिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सारे सब्जेक्ट रहे, कंप्यूटर भी चल रहा है ना। और जो देर से ज्वाइन कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा लेकर के हम लोग कवर कराएंगे। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग का जो कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है वो आप चाहे तो नोट कर लीजिए, 9415614156। चलिए, तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 12th केमिस्ट्री, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्कोहल फिनॉल ईथर, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर 20 कंप्लीट कर लिया था। ये लेक्चर नंबर 21 है और आज हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे, नहीं तो एक लेक्चर इसमें और लगेगा। हेडिंग करिए, देखिए प्रॉपर्टी नंबर हम लोग किस पे आ गए थे। इट वाज प्रॉपर्टी नंबर 13, कंडेंसेशन विथ थैलिक एनहाइड्राइड। शीट निकालिए, कंडेंसेशन विथ थैलिक एनहाइड्राइड, कंडेंसेशन विथ थैलिक एनहाइड्राइड। और फिर देखिए, पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखिए, कंपाउंड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो आपको नया नहीं लगेगा, है ना। तो जरा इसको पहले देखिए हम कैसे इसको समराइज करते हैं। इसके पहले आपने थैलिक एसिड या एनहाइड्राइड किसको कहते हैं ये रिकॉल करेंगे। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड तो हमेशा एसिड से बनता है। एनहाइड्राइड इज एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। पहले भी हम, हाँ बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा तेज बोलिए, इतना तेज बोलिए कि सुनाई पड़े, है ना। इसमें सुनाई पड़े, नहीं तो फिर ऑडियंस को जब सुनने में एफर्ट करना पड़ेगा तो अच्छा नहीं लगता है ना। ऑडिबल रहे, थोड़ा तेज बोलिए। जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड को ले लें और उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनता है उसको क्या कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। तो देखिए, हमको थैलिक एनहाइड्राइड चाहिए, तो नाम से समझ में आ रहा है ना कि किस एसिड का एनहाइड्राइड है ये, थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड है, थैलिक एसिड। और फिर थैलिक एसिड क्या होता है, थैलिक एसिड की स्पेलिंग में पी साइलेंट रहता है, स्पेलिंग होती है PTHALIC, थैलिक एसिड, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बनाते हैं तो देखिए थैलिक एसिड कैसे बनाते हैं। बेंजीन रिंग है और इसमें एक एसिड ये लगाया और दूसरा एसिड इसी के इस पोजीशन को क्या कहें, जैसे अगर यहां पर एक लगा चुके तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसको क्या कहें फिर, हाँ, ये ऑर्थो पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब जब एडिशन पे लगता है। अच्छा, दूसरा देखिए, चाहे यहां लगा दे तब भी कोई फर्क नहीं ना, यहां लगा दे, कहीं भी मतलब एडिशन पे लगा दें बगल बगल खाली लगा दें, इसका नाम क्या है, थैलिक एसिड। दिस इज कॉल्ड थैलिक एसिड। अब इसको देखिए जरा, अभी जैसे हम लोग जब पॉलीमर के चैप्टर में आएंगे, इसी एसिड को अगर पैरा पे लगा दें, दूसरी वाली एसिड को पैरा पे लगा दें तो उसको बोलते हैं मीसो। उसी को हम लोग जैसे जब, या अभी छोड़िए, दो तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इतना तो अभी समझ में आ रहा है ना। हमको एसिड से खाली बस एक वाटर निकालना था, एक वाटर हमने ऐसे निकाला। वाटर निकालने के लिए एक से H निकाला, दूसरे से OH निकाला, इतना निकाल के रिमेनिंग अटैच कर दें तो जो बचेगा वही एनहाइड्राइड हो जाएगा। तो अब देखिए ऐसे बन गया बेंजीन रिंग। अब बताइए क्या कर दें, डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन, ये H तो हट गया, ये दोनों वाया ऑक्सीजन हो जाएगा ऐसे, और फिर यहां से हमने क्या कर दिया, C डबल बॉन्ड O, ये अटैच कर दिया। तो कोई नई इंफॉर्मेशन तो नहीं, एकदम सिंपल सा लग रहा है ना। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एन, अभी नोट मत करिए, पहले सुन लीजिए, थैलिक एनहाइड्राइड। अब हम क्या करेंगे, इसी थैलिक एनहाइड्राइड को 2 मोल्स ऑफ फिनॉल के साथ हीटअप कर दिया। 2 मोल्स ऑफ फिनॉल। हम चाह रहे हैं कि हमको आप बढ़िया सा सुनिए और रिएक्शन आप खुद ही लिखेंगे, हमको बताना नहीं पड़ेगा कैसे कर रहे हैं, यहां तक तो रटना नहीं पड़ेगा। हमने खाली बस एक से H लिया, एक से OH लेकर के बाकी हमने अटैच कर दिया, दैट बिकेम थैलिक एनहाइड्राइड। उसके बाद एक मॉलिक्यूल इसका लेंगे और 2 मोल्स ऑफ फिनॉल लेंगे आगे। अब फिनॉल से हमने क्या किया, देखिए इससे हमने ऑक्सीजन लिया, इससे हमने ऑक्सीजन लिया और फिनॉल से हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल से एक एक H लिया। तो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन मिल करके
एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया हमने, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया और बाकी जो कुछ भी बचा, जो बचा नहीं पता क्या बचा, जो बचा सब अटैच कर दिया, बस वही प्रोडक्ट बन गया। उसी को बोलते हैं फिनेफ्थलीन। नाम सुना सबने, क्लास 10 से आता है फिनेफ्थलीन। फिनेफ्थलीन क्या होता है? इट इज एन इंडिकेटर, इट इज एन इंडिकेटर। इंडिकेटर किसको कहते हैं उस्मान बताइए? हाँ, और इसी को एसिड बेस इंडिकेटर भी कहा जाता है। ये जो इंडिकेटर होते हैं दे आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और वीक ऑर्गेनिक बेसेस, जिनका पीएच चेंज कर दे तो उनका कलर चेंज हो जाता है। तो फिनेफ्थलीन इज अ इंडिकेटर। कैसे बनाया फिनेफ्थलीन हमने? थैलिक एनहाइड्राइड से, इससे क्या लिया? ओ लिया, नहीं इससे ओ लिया, इससे ओ लिया और फिनॉल के दो मॉलिक्यूल से एक एक H लिया हमने, एक एक H लिया और बीच से वाटर निकाल के जितना आता है पूरा हमने ला करके अटैच कर दिया और वही कंपाउंड फिनेफ्थलीन कहलाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पहले नोट करिए फिर रिएक्शन लिखते हैं। लिखिए ऑन कंडेंसेशन, ऑन कंडेंसेशन विथ थैलिक एनहाइड्राइड, on condensation with thalic anhydride in the presence of condensation है, कंडेंसेशन बोलते हैं जिस इंटरमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कहीं ऊपर लिखिए पेज के, इंटरमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, इंटरमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन ऑफ, देखिए तीन कंपाउंड है उस्मान, एक वाटर होता है, दूसरा HCl है, तीसरा अमोनिया है। तीनों में से कोई भी निकले तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। लिखिए इंटरमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन ऑफ H2O, HCl और NH3 और NH3 इज कॉल्ड, और NH3 इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। तो इस रिएक्शन में क्योंकि वाटर निकलता है इसीलिए इस रिएक्शन को कंडेंसेशन कहते हैं। तो सेंटेंस हमारा हो गया ऑन कंडेंसेशन विद थैलिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसी से वाटर निकलेगा सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड, इट फॉर्म्स फिनेफ्थलीन, इट फॉर्म्स फिनेफ्थलीन, PHENOL, फिनॉल, PHENOL पूरा एक वर्ड है, NOL, PHTHALEIN, फिनेफ्थलीन। अंडरलाइन करिए PH, पहले फिनॉल की जो स्पेलिंग होती है PHENOL, उसी में आगे ऐड करिए PHTHALEIN, अंडरलाइन करिए फिनेफ्थलीन। देन राइट केमिकल इक्वेशन। एक्सट्रीम लेफ्ट से हम लोग स्टार्ट करें। देखिए इस वाले कंपाउंड को कॉपी करिए आप, इसको हम फिर से लिखते हैं, इसी कंपाउंड को हम फिर से लिखते हैं। एक पहले बेंजीन रिंग बना दीजिए, एक बेंजीन रिंग बना दीजिए, बेंजीन रिंग बनाया। उसके बाद ये देखिए सी डबल बॉन्ड ऊपर ना करके हमने ऐसे दिखा दिया क्योंकि वाटर बनाना है तो ये देखने में सिस्टमेटिक लगेगा, और नीचे हमने किया C डबल बॉन्ड O और उसके बाद इन दोनों कार्बन को वाया ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दिया हमने, ये दोनों कार्बन वाया ऑक्सीजन अटैच कर दिया। इसके पहले जो बनाया था देखिए वो कैसे बनाया था हम लोगों ने, उसका जो O था वो ऊपर की साइड में कर दिया तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ, यही घुमा के हमने इधर कर दिया। इधर क्यों किया कि वाटर दिखाने में आसानी रहेगा तो हमने इस तरफ कर दिया और कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 2 मोल्स ऑफ हमने फिनॉल ले लिया प्लस 2 मोल्स ऑफ फिनॉल हमने कैसे किया, इसको थोड़ा सा हम लोग हटा देते हैं। कहाँ जा रहे भाई? चलिए फिर से, नहीं रुकिए, ये हाँ आ गया। अंडू करने का उसमें कंप्यूटर पे क्या कमांड रहता है? हाँ कंट्रोल Z होता है, हाँ कंट्रोल Z, तो ये कंट्रोल Z हो गया।
ठीक है, चलिए फिर अब हम करते हैं फिनॉल को। देखिए फिनॉल की रिंग को हमने फ्लैट कर दिया और फ्लैट करके ऐसे बनाया हमने, ये मेरे साथ साथ कॉपी करिए, OH बेंजीन रिंग, OH कॉपी करिए मेरे साथ में, फ्लैट कर दिया, बेंजीन रिंग बना के OH लगा दिया। इधर से एक H निकालना है तो हमने ये कर दिया, देखे बॉन्ड H, एक हाइड्रोजन चाहिए था, उसी के तरह से एक फिनॉल और नीचे कॉपी कर दीजिए, ये किया हमने बेंजीन रिंग, इधर OH और लेफ्ट हैंड साइड में एक क्या लगा दें, H लगा दें। हम ना भी लिखें तो H तो रहता ही है, यहां जरूरत है इसलिए दिखा रहे हैं। तो फिर ये देखिए ये करते हैं, फिनॉल से हमने क्या लिया, HH लिया, H2 लिया और यहां से O लिया हमने, और बाकी लाके रिमेनिंग अटैच कर देते हैं, रिमेनिंग लाके अटैच कर दिया। ठीक है, ऊपर करें, ये कॉपी कर लिया सब लोगों ने, यहां से O लेंगे, यहां से HH लिया और बाकी ला करके हम लोग अटैच कर देंगे, बाकी लाके अटैच कर देते हैं। चलिए तो अब बना देते हैं फिर से बेंजीन रिंग, और उतना यहां से क्या बचा, यहां से खाली C बचा बस, और नीचे तो ये था C डबल बॉन्ड O, और ये वाया ऑक्सीजन अटैच था। उसका इस वाले कार्बन से ये ऑक्सीजन हटा के इसी कार्बन से दोनों फिनॉल के रिंग अटैच कर दीजिए इस वाले कार्बन से। तो देखिए हमको, देखिए हम कैसे कर रहे हैं, ये हमने किया, दो बॉन्ड ऐसे लगा दिए, दो बॉन्ड लगा दिए, उसका दोनों बॉन्ड से एक एक रिंग लाके अटैच कर देते हैं, दोनों बॉन्ड से एक एक रिंग लाके हमने अटैच कर दिया। अरे ये क्या हो रहा है, तो रहा था, ये एक रिंग ऐसे अटैच कर दिया और फिर दूसरी रिंग ऐसे अटैच कर दिया, और इस साइड में क्या लगा दें, OH लगा दीजिए, बस। दिस इज कॉल्ड फिनाफ्थलीन। अब ऐसे अगर अलग से रटते तो बड़ा डिफिकल्ट लगता, और ऐसे एक्सप्लेनेशन के थ्रू लग रहा है ये तो सिंपल सा है, खाली वाटर के हेल्प से कंपाउंड हमने लर्न कर लिया। और वाटर कहां से क्या निकाला है उस्मान, वाटर बनाने के लिए कहां से क्या निकाला, O कहां से लिया था हमने, थैलिक एनहाइड्राइड से, थैलिक एनहाइड्राइड से O लिया, और फिनॉल से क्या लिया, HH लिया, ये मिलकर के वाटर निकल गया, प्लस H2O कर दीजिए, फिनाफ्थलीन प्लस H2O। और इसी वाटर फॉर्मेशन की वजह से रिएक्शन का नाम क्या है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, फिर अगली प्रॉपर्टी करिए, नंबर 14 करिए, शीट में देखिए, हेडिंग देखिए शीट में, नंबर 14 क्या है, कंडेंसेशन विथ फॉर्मल्डिहाइड, राइट, कंडेंसेशन विथ फॉर्मल्डिहाइड। कंडेंसेशन विद फॉर्मल्डिहाइड। फिर देखिए, फिर कंडेंसेशन वर्ड आ रहा है ना, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, और इसके बाद पहले एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व कर लीजिए। फॉर्मल्डिहाइड को अगर हम ऐसे लिखें तो देखिए किसी के पेट में दर्द होगा क्या अगर हम फॉर्मल्डिहाइड, तो हम लोग ऐसे जानते हैं HCHO, ऐसे जानते हैं सब लोग। इसको अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में कर दें तो CH2O, दर्द नहीं होना चाहिए, CH2O, दोनों एक ही चीज है। लेकिन जब सॉल्यूशन के चैप्टर में जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ती है, ये इसकी जरूरत पड़ती है। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ formaldehyde, molecular formula formaldehyde, but this is empirical formula of molecular formula formaldehyde, और ये किसी कंपाउंड का empirical formula भी है। हाँ, बहुत अच्छा, तो नाम बोलिए उसका खुश होकर के, ग्लूकोज। ग्लूकोज का empirical formula है, एक कंपाउंड और है जिसका ये empirical formula है, वो कंपाउंड है CH3, COOH।
अरे एसिटिक एसिड यार, एसिटिक मिथाइल मिथाइल एसिटिक एसिड, सिंपल। और दूसरा जो शिशिर ने बताया C6H12O6, दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो हमको एक चीज ये अच्छे से लर्न करना है कि CH2O तीन चीज को रिप्रेजेंट करता है, तीन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। एक तो ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड एंड ग्लूकोज, दोनों। कहीं ऊपर सेंटेंस नोट कर लीजिए, CH2O इज, अलग से सेंटेंस लिखिए, CH2O इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, molecular formula of acetic acid and empirical formula of CH3COOH। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने क्या लिखा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ, अरे गलत बोल गया यार, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। हाँ, कोई हमको लगा कि हमने कुछ गलत बोला। Molecular formula of formaldehyde and empirical formula of acetic acid and glucose, empirical formula of acetic acid and glucose। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट बता दीजिए, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट बता दीजिए। इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ना ना ना, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट, हाँ ये नहीं करना है, जोड़ के नहीं बताना है। हम देखना चाह रहे थे कि लर्न हुआ कि नहीं हुआ, वो प्रैक्टिस करेंगे तो लर्न होगा ना। हाँ 180 ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 है। एसिटिक एसिड इतनी देर में तो कैलकुलेट कर लिया होगा, हाँ ना। देखिए ये कितना होता है, CH3 कितना होता है? 15। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 44, 10 पे रटा हो शायद। COOH होता है 45, 15। अरे इतना टाइम लगेगा? 60 यार, 45 15 60 नहीं होता है ना, 45 और 15 60 होता है एसिटिक एसिड। अब देखिए जरा, अगर आप इसको रट लीजिए, ये कितना है, इसको देखिए ये कितना है, ये बताइए कार्बोक्सिल कितना है? नहीं, कार्बोक्सिल ग्रुप खाली 45, इसको रट लीजिए। COOH इज 45, COOH इज 45। अगर हम आपसे ये कह दें कि एक ऑर्गेनिक एसिड है जिसकी वेपर डेंसिटी 30 है, एक ऑर्गेनिक एसिड है जिसकी वेपर डेंसिटी 30 है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड के रेडिकल की वैल्यू बता दीजिए। एक ऑर्गेनिक एसिड है जिसकी वेपर डेंसिटी 30 है, 30, उसके रेडिकल की वैल्यू बता दीजिए। अगर हमने वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट में क्या रिलेशन है? वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट में क्या रिलेशन है? डबल हो जाता है। नोट करिए कहीं पर, मॉलिक्यूलर वेट MW इज इक्वल टू 2 इंटू VD होता है। MW इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू VD होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो हमने जो वेपर डेंसिटी आपको कितनी बताई? 30 बताई, तो मॉलिक्यूलर वेट 60 हो गया। तो इसका मतलब वर्किंग करिए, देयरफॉर RCOOH इज इक्वल टू 60 हो गया, देयरफॉर RCOOH इज इक्वल टू 60 हो गया, देयरफॉर R इज इक्वल टू 60 माइनस 45 हो गया। उसी का एप्लीकेशन कर दिया मैंने, क्योंकि अभी हमने क्या बताया? COOH इज 45, तो R इज इक्वल टू कितना आया? R इज इक्वल टू 15 एंड R इज इक्वल टू 15 इज मिथाइल। कुछ वैल्यूज आप लर्न कर लीजिए,
इथाइल कितना होता होगा, 29 होता है। धीरे धीरे करके लर्न करना शुरू करिए। एक दो रेडिकल जो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, मिथाइल कितना आया, 15, मिथाइल 15 है, इथाइल 29 है, वो करना शुरू करिए। तो चलिए इसको तो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब हमको बता दीजिए, अगर हमने ये कर दिया, इसका नाम बताइए और मॉलिक्यूलर वेट बताइए। ऑक्जेलिक एसिड, बहुत अच्छा, 90 हो गया। डेटा ही ऐसा आ रहा है 245 इंटू 2, तो किसी को सोचना नहीं पड़ेगा। ये 90 हो गया। ऑक्जेलिक एसिड इज 90, ऑक्जेलिक एसिड इज 90। लेकिन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो अलर्ट रहिएगा, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड इज अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, इट इज अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। जैसे देखिए कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है और कलर क्या है, नहीं पता। कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। नहीं, तो फिर देखिए अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो ये तो क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। अगर कॉपर सल्फेट का हम डायरेक्टली फार्मूला न पूछ के आपसे कलर पूछते तो यू आर सपोज टू से ब्लू कलर का होता है। और ये ब्लू तब होता है जब हाइड्रेटेड होता है। अगर आपने फार्मूला बताया CuSO4 तो ये ब्लू नहीं था, इसका नाम कॉपर सल्फेट भी नहीं है, CuSO4 का नाम कॉपर सल्फेट भी नहीं है, इसका नाम है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अगर आपने कुछ नहीं कहा तो क्रिस्टलाइन होता है यार। जैसे देखिए अभी सर ने उस दिन बताया था आपको ना, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या, H2। तो H को क्या कहा जाए, H हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट है। तो हमने अगर कुछ नहीं कहा, खाली हाइड्रोजन कहा तो H2 होगा, H नहीं होगा। उस तरह से यहां पे हमने कहा कॉपर सल्फेट, तो ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। हम जब तक ना कहें एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट तब तक आप CuSO4 नहीं लिखेंगे। ये CuSO4 डॉट कितना 5H2O, 5H2O होता है, 5H2O। और ये क्लास 11 का कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है। इस 5H2O में से कितने मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ऐसा कुछ याद आता है क्या, कितने कोऑर्डिनेटेड हैं? इसको आज घर पे ढूंढिएगा। क्वेश्चन सबको समझ आ रहा है? हाँ इकरा बताइए, कुछ याद आ रहा है क्या, ऐसा कोई क्वेश्चन याद आता है? मतलब जैसे 5H2O होते हैं ना, उस 5H2O में से कितने कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ये क्वेश्चन बताया था। कितने कोऑर्डिनेटेड होते हैं? अब इसको आज घर पे जाके देखिएगा तो आपको लर्न हो जाएगा। पहले तो कितने बच्चों को यही नहीं, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं। कोऑर्डिनेटेड ये क्या होता है? ये आपको मिलेगा कहां पे मिलेगा? ये जो चैप्टर हट गया CBSE से, हाइड्रोजन हटा दिया, कितनी गलत बात किया है। अभी नीट और जेई के जो बच्चे हैं उनको फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो क्या फायदा हुआ हटाने से? फिर तो पढ़ना ही पड़ रहा है, तो आकर के फिर डबल, कम से कम 11th पढ़ा होता तो उसको उतना एफर्ट न करना पड़ता। अब एकदम नया फिर से लगेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मतलब ये थोड़ा थोड़ा आपको लर्न करना पड़ेगा। उसी तरह से यहां भी किया, ऑक्जेलिक एसिड इज ऑल्सो अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड। इसके अंदर 2H2O रहता है। ऑक्जेलिक एसिड जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, COOH डॉट 2H2O, डॉट 2H2O। क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? जहां पर हमें इक्विवेलेंट वेट लेना होगा तहां फर्क आ जाएगा। जब इक्विवेलेंट वेट लेना होगा तब डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपने कुछ नहीं कहा ऑक्जेलिक एसिड, तब तो ये होना चाहिए 2H2O होना चाहिए, तब ये 2H2 होना चाहिए। 2H2O का मतलब कितने का फर्क पड़ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट में? 36 का फर्क पड़ जाएगा। 2H2O तो 36 होगा, क्योंकि H2O 18 होता है, तो 2H2O 36 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो 36 प्लस 90, 36 प्लस 90
126 हो गया। 126 ऑक्जेलिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है? ऑक्जेलिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है? इट इज अ डाई बेसिक एसिड। बेसिसिटी किसको कहते हैं? बेसिसिटी किसको कहते हैं कि इसको डिसोसिएट कर दें तो कितना मोल ये H+ आयन प्रोड्यूस करेगी, उसको बेसिसिटी कहा जाता है। तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब इसको डिसोसिएट करेंगे तो 2 मोल प्रोड्यूस करेगा, 2H+ देगा। ये डाई बेसिक एसिड है। तो डाई बेसिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो ये होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। एसिड्स का इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। अगर मॉलिक्यूलर वेट आपने 126 लिया, मतलब इसको कंसीडर किया 2H2O, तो आएगा 63 आएगा। बहुत अच्छा, 63 आएगा। और अगर आपने इसको नहीं लिया तो 45 आ जाएगा। अब इसको रट लीजिएगा कि ऑक्जेलिक एसिड के 2 इक्विवेलेंट वेट हैं, 45 और 63। ऑक्जेलिक एसिड कहीं लिख लीजिए, ऑक्जेलिक एसिड हैज 2 इक्विवेलेंट वेट्स, 2 इक्विवेलेंट वेट्स। नंबर 1 63, यही सब जगह यूज करते हैं। 63 ब्रैकेट में क्या लिखे? क्रिस्टलाइन लिख लीजिए, मतलब इसमें 2H2O जुड़ा है, इसलिए मैंने इसको क्रिस्टलाइन कहा। और दूसरा 45 का क्या नाम होगा? एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड। जब पानी नहीं लेंगे तो क्या बोलेंगे? एनहाइड्रस बोलेंगे। पानी रहेगा तो क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन, या हाइड्रेटेड बोले या क्रिस्टलाइन बोले, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। हाइड्रेटेड कर दें या क्रिस्टलाइन कर दें, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, अब लिखना बंद करिए और खूब अच्छे से हमको सुनिए। पहले हमने क्या किया? कंडेंसेशन वर्ड फिर से आ रहा है। कंडेंसेशन का मतलब क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन ऑफ वाटर और HCl और अमोनिया, इसी को कंडेंसेशन कहते हैं। अभी जैसे पॉलीमर का चैप्टर हम लोग करेंगे, जितने पॉलीमर्स ऐसे हैं, मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। जितने पॉलीमर ऐसे बनते हैं विच आर फॉर्म्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ आइदर वाटर और HCl और अमोनिया, तो इट विल बी कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। और अगर इनमें से कोई नहीं बनता है, खाली पॉलीमर बनता है, तो इसको एडिशन पॉलीमर कहते हैं। तो 2 तरह के पॉलीमर आएंगे, एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं, वर्ड कंडेंसेशन आया, ठीक है। और जो पॉलीमर बनता है उसका नाम है बेकेलाइट। इसका नाम पहले किसी ने सुना है क्या? बेकेलाइट का नाम सुना? बेकेलाइट। देखिए, अभी जब हम बताएंगे तो आप कहेंगे हाँ हमको पता है, BAKELITE, बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या होता है? जो स्विचेस होती है ना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, स्विचेस ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है, अगर वो बेकेलाइट है तो वो मेल्ट नहीं करता है। स्विचेस में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी यूज करते हैं, मतलब वो क्या होता है? हार्ड प्लास्टिक होती है। कि जैसे अगर आपको ये कहा जाए कि आपको प्रेस लगाना है, तो कितने एम्पियर के सॉकेट पे लगाएंगे प्रेस को? यस, 16 एम्पियर पे लगाएंगे। बहुत अच्छा। और जो नॉबल जो होता है, ये कितना एम्पियर होता है? 5 एम्पियर होता है। ये 5 एम्पियर पर आप फ्रिज नहीं चला सकते, 5 एम्पियर पे आप AC नहीं चला सकते, उसके लिए 16 एम्पियर पे करना पड़ता है। तो लेकिन अगर आप गलती से स्कूल जाने में देर हो रही थी, अब कहीं दिखाई नहीं, जो पास में आता वहीं लगा देते हैं प्रेस, तो आपने प्रेस 5 एम्पियर पे लगा दिया, तो अब अगर वो बेकेलाइट है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बेकेलाइट नहीं है तो आपका सॉकेट क्या होगा? मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा। अब शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बेकेलाइट है। तो बेकेलाइट को क्या कहा जाए? बेकेलाइट क्या होता है? इट इज अ हार्ड सिंथेटिक प्लास्टिक। अभी नोट करेंगे, पहले सुन लीजिए कहानी, सुनिए। इट इज अ हार्ड सिंथेटिक प्लास्टिक। और ये बनता कैसे? तो ये बनता है फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। तो एक क्वेश्चन मेरा और तैयार हो गया। अगर हमने आपसे कहा कि बेकेलाइट तो एक पॉलीमर होता है, बेकेलाइट इज अ पॉलीमर, व्हाट इज अ पॉलीमर, तो पहला आंसर आ गया इट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। एक क्वेश्चन ये हो गया कि बेकेलाइट इज व्हाट इज अ पॉलीमर, तो आप बोलेंगे इट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। दूसरा पॉलीमर देखिए, हमने ये कहा कि इसके मोनोमर क्या हैं, इसके मोनोमर क्या हैं। मोनोमर किसको कहते हैं? जिनसे मिलकर के पॉलीमर बनाते हैं, उन यूनिट्स को मोनोमर कहा जाता है। तो अभी तो हम लोगों ने बात किया, 2 कंपाउंड लेकर के बनाते हैं इसको, फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल। इसीलिए इसका जो केमिकल नेम है बेकेलाइट इज ऑल्सो कॉल्ड फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड।
बेकेलाइट इज ऑल्सो कॉल्ड फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। तो बेकेलाइट का जो केमिकल नेम है वो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। अब देखिए जरा स्ट्रक्चर देखिए, हमको ऑब्जर्व करिए, नहीं तो आपको लगेगा कैसे लर्न करें इसको। हमने क्या किया, फिनॉल ले लिया, हमने फिनॉल ले लिया और फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या था, HCHO। फिर हम लोगों ने अभी इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे लिखा था, CH2O, CH2O ऐसे लिखा था, CH2O। तो हम क्या करेंगे, इसी का O हटाएंगे, इसी से वाटर बना देंगे, इसका O हटा करके, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बना रहे हैं देखिएगा, प्रोडक्ट कैसे लर्न करना है, 6 बेंजीन की रिंग्स हैं, 6 बेंजीन रिंग हमने ऐसे फॉर्म किया, देखिए 1 किया, फिर 2 किया और फिर ये 3 किया। एकदम सिंपल लग रहा है, 3 रिंग हमने ऐसे बना दी। उसके बाद सब में एक एक OH लगा दिया। अभी किसी को दर्द हो रहा है पेट में, सिर में दर्द, कोई दर्द नहीं, ठीक है, एकदम सिंपल है ना। मतलब 3 रिंग लिया और एक एक OH लगा दिया मैंने, ये फिनॉल हो गया। उसके बाद आप सारे रिंग के बीच में ला करके ये अटैच कर देते हैं, क्या अटैच कर दें, CH2 अटैच कर दें। तो ये देखिए हमने ये कर दिया, यहीं पे कर देते हैं CH2, ये किया CH2, फिर यहां भी कर दिया हमने CH2। उसका जो अरेंजमेंट ये किया वही अरेंजमेंट नीचे कर देते हैं, ये किया, बेंजीन रिंग किया, फिर बेंजीन रिंग किया, फिर बेंजीन रिंग किया। इसी का मिरर इमेज ले लेते हैं, जैसे इसका OH ऊपर की तरफ था, इसका OH हमने नीचे कर दिया, इसका OH नीचे कर दिया, और सारी रिंग के बीच में हमने CH2 लगा दिया, CH2 लगा दिया, और इनके भी बीच में हमने यहां पे CH2 लगा दिया। बस हो गया, काम खत्म हो गया। कहां नहीं, इसके बीच में नहीं है, बस ये किनारे से ऐसे अटैच रहता है, ठीक है। तो 6 रिंग है, सबके बीच में क्या क्या अटैच है, CH2 CH2 अटैच है। और जब हम लोग इसको बनाएंगे, प्लस और कुछ निकलेगा क्या, वाटर निकलेगा, उसी की वजह से इसका नाम क्या हो गया, कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। और देखिए जरा इसका जो स्ट्रक्चर आ रहा है, एक क्वेश्चन और कंप्लीट हो रहा है। अगर हम ये करते हैं, इसका नाम बताइएगा जरा, CH2 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 अप टू n टाइम्स, इस पॉलीमर का नाम बताइए, CH2 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 अप टू n टाइम्स, पॉलीमर का नाम बताना है। इसका नाम है पॉलीइथीन। बहुत अच्छा, इसी को पॉलीथीन कहा जाता है, पॉलीइथीन। ये क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हमने पोलराइज किया था, तो वो CH2 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 अप टू n टाइम्स हमने ऐड कर दिए, बिकम पॉलीइथीन। इस पॉलीमर को देखे, इसके जो मोनोमर यूनिट्स है, दे आर अरेंज्ड ओनली इन 1 डायमेंशन। ऐसे CH2 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 ऐसे करते जा रहे हैं, अटैच इन ओनली 1 डायमेंशन। लेकिन ये वाला जो आइसोमर है, ये देखिए, इट इज अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क, चारों तरफ से मॉलिक्यूल आ रहे हैं। ये लीनियर भी चल रहा है और क्रॉस लिंक भी ऐसे भी आ रहा है, इसी को क्रॉस लिंक बोलते हैं, क्रॉस लिंक बोलते हैं। तो अभी जो हम लोग पॉलीमर के चैप्टर में चलेंगे, तो वहां पे एक क्लासिफिकेशन तो पहले हमने किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट बनता, प्रोडक्ट में वाटर अमोनिया HCl बनता है कि नहीं बनता है, तो हमने क्लासिफाई किया था, अगर बनता है तो कंडेंसेशन बोलेंगे, नहीं बनता है तो एडिशन बोलते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अगर लीनियर पॉलीमर अगर एक ही डायमेंशन में बनता है तो इसको लीनियर पॉलीमर कहते हैं, जैसे पॉलीइथीन इज अ लीनियर पॉलीमर। और अगर 3 डायमेंशनल नेटवर्क आता है तो इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो अब देखिए 2-3 क्वेश्चन बेकेलाइट के हो गए। बेकेलाइट इज व्हाट ए पॉलीमर, आंसर बताइए। नंबर 1 कंडेंसेशन पॉलीमर। हमने कहा बेकेलाइट इज व्हाट ए पॉलीमर, तो आपका आंसर हो गया नंबर 1 कंडेंसेशन पॉलीमर। फिर हमने क्वेश्चन किया बेकेलाइट इज व्हाट ए पॉलीमर, तो एक आंसर और है क्रॉस लिंक कंडेंसेशन पॉलीमर। क्रॉस लिंक कंडेंसेशन पॉलीमर, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। जितने भी क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं, लीनियर पॉलीमर्स की रिसाइकलिंग हो जाती है, लीनियर पॉलीमर्स को रिसाइकिल कर सकते हैं, पॉलीथीन को रिसाइकिल कर सकते हैं, क्रॉस लिंक को रिसाइकिल नहीं कर सकते। अभी जो बेकेलाइट की बात कर रहे थे कि आपने अगर फ्रिज लगा दिया 5 एम्पियर पे, तो वो टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, मेल्ट नहीं करेगा, मेल्ट नहीं करेगा। भाई पर्पस क्या है, शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, टूट जाए ठीक है, आग नहीं लगनी चाहिए, तो वो क्रैक कर जाएगा लेकिन मेल्ट नहीं करेगा। मेल्ट करेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव ऐड हो गया, तुरंत आग लग जाएगी उसमें, ठीक है। तो इसके 2-3 क्वेश्चन आपको फॉर्म कर रहे हैं, और फिर आपसे क्वेश्चन कर दें कि बेकेलाइट का मोनोमर क्या है, फिनॉल
एंड फॉर्मल्डिहाइड। इसीलिए इसका केमिकल नेम क्या है? फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। बेकेलाइट का केमिकल नेम क्या है? फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। अब जैसे पॉलीमर आता है, देखिए आपने हो सकता है इसका नाम सुना हो, टेफ्लॉन। नाम सुना है पॉलीमर टेफ्लॉन। ये क्या होता है? ये होता है PTFE, ऐसे केमिकल नेम लिखा रहता है, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन कहीं लिखिए, टेफ्लॉन लिखिए कहीं पर, TEFLON, टेफ्लॉन कहीं लिखिए, पॉलीमर है टेफ्लॉन के ब्रैकेट में लिखिए PTFE, टेफ्लॉन के ब्रैकेट में लिखिए PTFE। पॉली, पी तो समझ जाएंगे आप, पॉली होता है, सारे पॉलीमर के आगे, नाम के आगे पॉली लगा रहता है, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, फ्लोरोएथिलीन, फ्लोरोएथिलीन, एथिलीन। ये तो और आसान है, जिस नाम के आगे पॉली लगा है, अगर ये पी हटा दें तो इसका मोनोमर निकल आएगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये पॉलीमर होगा। तो ये भी क्वेश्चन पॉलीमर के चैप्टर बनेगा। आप हमको सुक्रोज के मोनोमर बता दीजिए। सुक्रोज इज ऑल्सो पॉलीमर, सुक्रोज इज ऑल्सो अ कंडेंसेशन पॉलीमर। सुक्रोज के मोनोमर बता दीजिए। सुक्रोज के मोनोमर्स हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज देता है ना, जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये ग्लूकोज देता है प्लस फ्रक्टोज देता है, तो ये इसके मोनोमर हो जाएंगे। और फिर क्वेश्चन कहते हैं कि सुक्रोज इज व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमर? कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर कैसे पता लगा? वाटर निकलेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज गिव्स सुक्रोज प्लस वाटर बनता है, तो कंडेंसेशन पॉलीमर हो गया। देखिए प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स, प्रोटीन जो खाते हैं पॉलीमर होता है। व्हाट एवर पॉलीमर? अगेन इट इज कंडेंसेशन पॉलीमर। कैसे पता? जब प्रोटीन बनाते हैं तो साथ में अमोनिया भी निकलती है, NH3 निकलता है। तो अभी तो हम लोगों ने लिखा आइदर वाटर और अमोनिया और NH3, तीनों में से कोई भी निकलता हो, जिसको कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं, कंडेंसेशन। तो प्रोटीन इज ऑल्सो अ कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, बेकेलाइट 2 मिनट में अगर समराइज किया जाए कि कैसे बनता है, तो किसको किसको रिएक्ट कराया हमने? फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 कैटलिस्ट चलते हैं। एक कैटलिस्ट ये चलता है, देखिए एक कैटलिस्ट चलता है H+, इसको क्या कहा जाए? मिनरल एसिड। ये होता है HCl और HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड, खाली H+ लिख दिया जाता है। नाम क्या होता है? मिनरल एसिड। तीनों में से कोई मिनरल एसिड ले सकते हैं। कोई हमको मिनरल एसिड बता सकता है क्या क्या होती है? बस एक और होती है, इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन पूछा। ये क्लास 10 ICSE में आता है। 4 मिनरल एसिड होती हैं, 4 मिनरल एसिड होती हैं, जिसमें से 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं और 1 वीक इलेक्ट्रोलाइट है। 4 मिनरल एसिड होती हैं, जिसमें से 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और 1 वीक इलेक्ट्रोलाइट है। 4th वन इज कार्बोनिक एसिड। 4th वन इज, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड यार। कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। जो आपने नाम किया था तीनों स्ट्रॉन्ग है, HCl, HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड। दीज आर 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, C स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एंड कार्बोनिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? ना हो। बहुत अच्छा। अगर ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा तो सॉल्यूशन में ये आयन के फॉर्म में रहेगा कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा? दोनों फॉर्म में रहेगा। बहुत अच्छा। फिर से सुनिए मैंने क्या क्वेश्चन किया। हमने कहा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सॉल्यूशन दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन वाज मॉलिक्यूल और आयन, आंसर वाज बोथ। हमने पूछा था ये रहेगा कि ये रहेगा, तो जिसको नहीं पता तो में से एक ऑप्ट करते आप या आयन कहते हैं या मॉलिक्यूल कहते हैं। जिसको पता है तो बोलेगा दोनों रहता है। और फिर उसका उल्टा क्वेश्चन कर दें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ओनली आयंस, ओनली आयंस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कितना?
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कितना? 1। बहुत अच्छा। परसेंट में कितना? 100%। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उन्हीं को कहते हैं विच आर 100% डिसोसिएटेड। 100% डिसोसिएटेड। ऐसे ओरली एक क्वेश्चन बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने क्या किया, हमने बेरियम क्लोराइड लेके डिसोसिएट करा दिया। इमेजिन करना, BaCl2 फार्मूला होता है, BaCl2। जब इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये फॉर्म करेगा 1 मोल ऑफ Ba2 प्लस और 2 मोल ऑफ Cl माइनस फॉर्म करेगा। तो रिएक्शन इमेजिन कर पा रहे हैं? रिएक्शन होगा BaCl2 गिविंग Ba2 प्लस 2Cl माइनस। इसको ऊपर कर देते हैं क्योंकि अभी हम लोग को इसको कॉपी करना होगा। फिर हमने ये रिएक्शन ऐसे लिखा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने इसको डिसोसिएट कर दिया, BaCl2 को डिसोसिएट कर दिया, तो इसने Ba2 प्लस दिया प्लस 2Cl माइनस दे दिया। देखिए जो रेशियो आ रहा है 1:1:2 का आ रहा है कि 1 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड डिसोसिएट करते तो 1 मोल ऑफ Ba डबल प्लस और 2 मोल ऑफ Cl माइनस बनता है। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर हमने 5m BaCl2 डिसोसिएट करा दिया, हाँ 5m BaCl2 हमने डिसोसिएट करा दिया, तो सॉल्यूशन के अंदर तीनों का मोल बताना है, BaCl2 का, Ba2 प्लस का, Cl माइनस का। 5 10 जानते हैं कितने? 5 करोड़ का नुकसान हो गया आपका। जो आपने अर्न किया था पैसा वो सारा चला गया आपका। आंसर गलत हो गया, 5 करोड़ का नुकसान हो गया। इसीलिए कह रहे थे फोनो फ्रेंड यूज कर लीजिए पहले आप। लाइफलाइन यूज नहीं किया। ये 0 है, इसका आंसर है 0 5 10, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अभी आप ही ने कहा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस, तो ये तो मॉलिक्यूल है। हाँ क्या चाहिए? नहीं, बिना वाटर के ये कैसे मिलेगा आपको? यही कह रहे हैं, ये पानी के अंदर ही तो होगा, बिना पानी के ये मिलेगा कैसे? आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आयन कैसे मिल जाएगा आपको? जब सॉल्यूशन होता है तभी तो ये डिसोसिएट करेगा। अंडरस्टूड है कि सॉल्यूशन तो अंडरस्टूड है, ठीक है, और नहीं तो ये अगर वो सॉलिड होता तो ये 0 0 है। अगर सॉलिड है तो ये 5 0 0 हो जाएगा। डिसोसिएट ही कैसे करेगा? सॉलिड है तो, और डिसोसिएट कर रहा मतलब पानी है यहाँ पे, और जब डिसोसिएट करेगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाएगा। अब अलर्ट रहिएगा। क्यों 0 हो गया? बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पहले कुछ और बोलने जा रहे थे उस्मान, पहले आयन। फिर इसके बाद जब शिशु ने बोला तो आपने कहा मॉलिक्यूल। स्पीड ब्रेकर के साथ चल रहे थे। मतलब एक्सीडेंट ना होने पाए, ये तो अच्छी बात, धीरे धीरे चलना चाहिए। लेकिन यही बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आगे से अलर्ट रहिएगा। कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसी का उल्टा क्वेश्चन हमने कर दिया। देखिए हमने क्या कर दिया, बहुत अलर्ट होके करिएगा। देखिए मेरे बताने के बाद भी गलती करेंगे आप। 5m Na प्लस लिया मैंने और इसको ला करके 5m OH माइनस के साथ ऐड कर दिया। 5m Na प्लस 5m OH माइनस लेकर के हमने मिक्स कर दिया। कितना मोल NaOH बनेगा? 0 की 5 की 15 की 10? क्यों 0? क्यों? अगर वाटर में तो रहेगा ही नहीं तो आयन कैसे मिलेगा आपको? हाँ बाहर कहाँ? क्लासरूम के बाहर निकालेंगे? बाहर कहाँ निकालें? हाँ
ये पानी लिया मैंने, उसी में Na+ और OH माइनस डाल दिया मैंने। अब हम पूछ रहे हैं कि Na+ OH माइनस मिलकर क्या बनेगा। अगर आपसे क्वेश्चन कर दें H+ प्लस Cl माइनस मिलकर क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे HCl बनेगा। आंसर इस कुछ नहीं बनेगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। जिसकी केमिस्ट्री खूब स्ट्रांग हो उससे पूछो H+ प्लस Cl माइनस मिला दे तो क्या बन जाएगा, बोलेगा अरे इसे क्या HCl बनेगा। और आंसर इस कुछ नहीं बनेगा। यहां क्यों नहीं बनेगा, कुछ क्यों नहीं बनेगा। हाँ अश्विनी बोली बेटा क्यों नहीं बनेगा। क्योंकि ये जो आयंस हैं दे आर आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दे आर आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, HCl अभी हम लोगों ने कहा ये तो स्ट्रॉन्ग होता है ना, HCl HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग किसको कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच एग्जिस्ट ओनली इन द फॉर्म ऑफ आयंस, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रहते। तो इसको कंबाइन करेंगे तो कंबाइन थोड़ी ना करेगा ये, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये, हाँ बोलिए, सॉल्वेंट के अंदर तो हम नहीं, देखिए सॉल्वेंट का नाम लेने की जरूरत नहीं, बिना पानी के तो कुछ होगा ही नहीं, सब वाटर के अंदर हो रहा है। हम खाली ये कह रहे हैं H+ Cl माइनस कंबाइन क्यों नहीं करता, तो टूट चुका है तो उसको एसोसिएट कहेंगे कि डिसोसिएट कहेंगे। हाँ डिसोसिएट बोलिए, आप एसोसिएट बोल रहे हैं। देखिए हमको ये कहना है, फिर से खूब से बढ़िया सुन के सेंटेंस को रट लीजिए। H+ and Cl माइनस दे डू नॉट कंबाइन, वाई, बिकॉज दे आर आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बस दे आर आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट कंबाइन, इसको रटना है। हाँ बोले, उनके कंबाइन करेंगे, उनके कंबाइन करेंगे, पूरे कंबाइन नहीं करते। अगर हम इसकी जगह पर जैसे ये ले लेते हैं, देखिए हमने ये ले लिया CH3COO माइनस प्लस H+, ये कंबाइन करेगा, ये कंबाइन करेगा, और ये कंबाइन करके क्या बनाएगा, ये एसिटिक एसिड बना लेगा। तो एसिटिक एसिड को अगर हम सॉल्यूशन में डालें तो बीइंग अ वीक इलेक्ट्रोलाइट ये मॉलिक्यूल भी बनाता है और आयन भी बनाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ बोथ आयन एंड मॉलिक्यूल बोथ। चलिए वापस आते हैं, हमारा मेन क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मजेदार था ना बेरियम क्लोराइड वाला, कि फिर उसी तरह से क्वेश्चन कर दें 5M एल्युमिनियम सल्फेट, और खतरनाक हो गया आप, Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस। बट एक चीज देखिए, पहले तो ये बता डिसाइड कर लीजिए कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं। हाँ तो सोचना नहीं है, हमको सुनिए, सोचना नहीं पड़ेगा आपको अगली बार से। हाँ बता रहे हैं, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। पहले तो ये तीन हमने रट लिया, HCl HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्ट्रांग होता है, इसको रट लिया मैंने, इसको रट लिया, ये स्ट्रांग होता है। अब उसके बाद जो HCl से सॉल्ट बनेगा उसको क्लोराइड कहेंगे, HNO3 से जो सॉल्ट बनेगा उसको नाइट्रेट कहेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा उसको सल्फेट कहेंगे, सल्फेट SO4। सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट बनता है, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड से क्लोराइड बनता है। अच्छा, जो भी सॉल्ट का नाम हमने लिया, जैसे बेरियम क्लोराइड हमने किया, क्लोराइड HCl आ गया, ठीक है। फिर मैंने कहा बेरियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, ठीक है। NaCl, Cl क्लोराइड आ गया। बेरियम नाइट्रेट क्या आया, HNO3 आ गया। अब जब भी कोई सॉल्ट आपके सामने आता है, खूब ध्यान सुनिएगा, आइदर एसिड, ये एसिड होगा ना, और ये बेस होगा, दोनों में से कोई भी अगर स्ट्रांग है, किसी भी सॉल्ट में अगर कोई भी एसिड या बेस स्ट्रांग है तो ओवरऑल दिस सॉल्ट इज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहा मैंने, इन एनी सॉल्ट इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट्स आइदर एसिड और बेस इज अ स्ट्रांग
तो ओवरऑल दिस सॉल्ट विल बी कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो बेरियम क्वाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे है? क्योंकि क्लोराइड है। बहुत अच्छा, क्योंकि क्लोराइड है। अगर क्लोराइड आ गया, दूसरा क्या नहीं पता, लेकिन एक तो कंफर्म हो गया ना, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो जब सोल्यूशन डिसोसिएट करेगा इसका आयनिक कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि पूरा तो डिसोसिएट कर जाएगा। अब उसी तरह से अब कोई भी कंपाउंड हम ले लें, हमने सोडियम सल्फेट ले लिया, इज इट ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? सोडियम सल्फेट, कैसे पता? सल्फेट आ गया, सल्फेट आ गया। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो डिसोसिएट करेंगे तो पूरा डिसोसिएट कर जाएगा, पूरा डिसोसिएट कर जाएगा। ठीक है, बहुत अलर्ट होकर आंसर करिएगा। अब इसको मिटाना नहीं है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। हमने ये किया है, बताइएगा, CH3 5M CH3 COONA को हमने डिसोसिएट कर दिया, डिसोसिएट कर दिया। तो एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम सोडियम एसिटेट, देन एसिटेट CH3 C- और क्या बनाएगा? प्लस Na+। तीनों का आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बता दीजिए एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। 5M सोडियम एसिटेट लिया है मैंने, तो सॉल्यूशन में तीनों का अमाउंट बता दिए, कॉन्सेंट्रेशन। यस, हाँ, बहुत अच्छा। 0.55 अब हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 5 और 5। ये 0 कैसे हुआ? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कैसे पता लगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? इसकी वजह से पता लगा, क्योंकि Na आया। Na कहां से आया? सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया, क्योंकि ये एसिड बेस क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एस्ट्रिक एसिड, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे अच्छे किए ना। वापस आते हैं, जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था, क्या बना रहे थे? नाम बताइए, प्रोडक्ट का नाम बताइए। बेकेलाइट बनाया था, बेकेलाइट, बेकेलाइट, बेकेलाइट का, हाँ बहुत अच्छा। पूरा केमिकल नेम बताइए। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नोट करिए, लिखिए ऑन कंडेंसेशन, on condensation with HCHO, on condensation with HCHO, on condensation with HCHO, condensation with HCHO in the presence of an acid, in the presence of an acid or base catalyst, acid or base catalyst, acid or base catalyst, then comma, phenol gives bakelite, BAKELITE, phenol gives bakelite। ब्रैकेट में लिखे फिनॉल हाइफन फॉर्मल्डिहाइड, ये केमिकल नेम हो गया इसका, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, ब्रैकेट क्लोज, which is used for making electrical switches, comma, handles of utensils, handles of, कुकर में हैंडल लगा होता है ना, कुकर में बेकेलाइट का होता है, तभी तो कितना भी गर्म हो जाए वो क्रैक नहीं करता। इट इज़ अ वेरी हार्ड प्लास्टिक, है ना, नहीं तो नॉर्मली मेल्ट कर जाता है। हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स एंड कॉम्स एटसेट्रा, कॉम जिससे कंघी करते हैं, कॉम्स एटसेट्रा, कॉम्स एटसेट्रा। देन केमिकल इक्वेशन, इसको ऐसा करें कि एक्सट्रीम लेफ्ट से करिए कि पूरा एक लाइन में आ जाए, क्योंकि ये ज़्यादा जगह लेगा। ठीक है, और इसमें CH2 लगा है, जो आप कह रहे थे ना बीच में, ये गलती हमसे हो गई, यहाँ बीच में एक CH2 यहाँ पर भी है बेटा। कैटलिस्ट जो है H+ है, ये क्या कर रहा है?
कैटलिस्ट जो है H+ है और OH माइनस, ऐसे मिनरल एसिड होगा या एल्कली होगा एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। दूसरा ये यहां पर भी एक CH2 इसमें लगा देंगे। तो यहां से स्टार्ट करिए, ये स्टार्ट करिए फिनॉल, स्टार्ट करिए फिनॉल है, नहीं वो डिपेंड करता है। अगर बेकेलाइट है तो वो मेल्ट नहीं करेगा, मेल्ट नहीं करेगा। हाँ बेकेलाइट महंगा होता है भाई, जैसे एंकर के स्विचेस हैं, ऐसे नॉर्मली 10 रुपए का मिल रहा है तो एंकर 30 रुपए का दे रहा है, तो आपको लगेगा यार ये इतना महंगा क्यों है, भैया मत लीजिए आप। तो उसमें बेकेलाइट है तो वो उसका फायदा लेंगे आप कंघी में, इसलिए उसकी लाइफ बढ़ जाएगी ना। अब हमको तो खैर पता नहीं है हम कैसे बता दें अब वो हार्ड होगी, इसकी लाइफ ज्यादा हो जाएगी, बस है कि नहीं। अब ये तो टेक्निकल क्वेश्चन होगा, उतना हमको नहीं पता है, वो तो भाई बहुत टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, पता रिसाइकिल होता है कि नहीं होता है। फॉर्मल्डिहाइड प्लस HCHO और नीचे लिखा CH2O और CH2O, एरो के ऊपर H+ और OH माइनस, H+ और OH माइनस, H+ और OH माइनस। फिर इसके बाद एक पहले रिंग बनाइए, बेंजीन रिंग, फिर CH2 दूसरी रिंग, CH2 तीसरी रिंग, CH2 लगा के दूसरी रिंग अटैच कर दिए। एक रिंग बनाया, बीच में CH2 लगाया, फिर रिंग बनाया, फिर CH2, फिर रिंग बनाया। कहाँ पे CH2? यहाँ पे CH2, हाँ यहाँ पे, यहाँ रहेगा CH2। यही तो मैंने कहा कि हमसे गलती हो गई, यहाँ CH2 रहेगा। फिर ऊपर OH लगा दीजिए, OH OH OH, ऊपर की तरफ OH OH OH। और उसका यही अरेंजमेंट नीचे कॉपी कर देते हैं। ये नीचे आया वाया CH2, फिर बेंजीन रिंग, वाया CH2 बेंजीन रिंग, फिर नीचे OH लगा दीजिए, OH लगा दीजिए। उसके बाद फिर ऑर्थो पोजीशन पे CH2 लगा के अगेन बेंजीन रिंग और नीचे OH, फिर ऑर्थो पे CH2 लगा के बेंजीन रिंग, नीचे OH। फिर से बोलिए। हाँ 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 हाँ, अच्छा। फिर बीच वाले के बीच में भी CH2 लगा दीजिए। बेकेलाइट नाम लिखिए, BAKELITE, बेकेलाइट प्लस H2O, प्लस H2O, प्लस H2O। फिर लिखिए यूजेस, राइट, यूजेस, यूजेस, यूजेस किसके? फिनॉल के। अभी टॉपिक फिनॉल चल रहा था ना, तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज यही हो गया। नंबर 1 लिखिए बेकेलाइट, फिनॉल का सबसे इंपॉर्टेंट यूज बेकेलाइट बनाने में। हाँ, यूजेस ऑफ फिनॉल, यूजेस ऑफ फिनॉल। नंबर 1 बेकेलाइट हो गया। नंबर 2 सैलिसिलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ना। सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाए, रिएक्शन का नाम बता दीजिए। हाँ, कोलबेस एंड रिमोटिमन ऑल्सो, रिमोटिमन ऑल्सो। सैलिसिलिक एसिड कॉमा एस्पिरिन एंड आयोडेक्स, सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन एंड आयोडेक्स। एस्पिरिन का केमिकल नेम कोई बता दे। हाँ बहुत अच्छा, मिथाइल, वो आयोडेक्स था भाई साहब, मिथाइल सैलिसिलेट आयोडेक्स है, मिथाइल सैलिसिलेट इज आयोडेक्स। ये है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को एस्पिरिन कहा जाता है। फिर तीसरा यूज लिखिए पिक्रिक एसिड, PICRIC, पिक्रिक एसिड। ये क्या होता है? पिक्रिक एसिड क्या होता है, कैसे बनता है? फिनॉल के नाइट्रेशन से बनता है। फिनॉल का अगर नाइट्रेशन करा दें तो प्रोडक्ट का नाम बताएगा कोई? हाँ बोलिए।
केमिकल नेम बताइए, ये बनेगा, ये सामने देखिए 2,4,6 क्या लगा दें, ट्राई नाइट्रो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड। क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है। क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है, हाईली एक्सप्लोसिव होता है। पिक्रिक एसिड इज हाईली एक्सप्लोसिव। एक क्वेश्चन और भी फॉर्म करेंगे, देखिए अगर फिनॉल को हमने पिक्रिक एसिड बना दिया, फिनॉल किस बेस के साथ में CO2 नहीं इवॉल्व कर रहा था? फिनॉल कैन फॉर्म सॉल्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बट नॉट सोडियम कार्बोनेट। हाँ, बेस होता है। देखिए सोडियम कार्बोनेट बेस कैसे हुआ, इसको पानी में डाल दीजिए तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, ये कार्बोनिक एसिड दे देगा। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। सॉल्यूशन में NaOH प्रिवेल कर जाएगा ना, क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग होता है। ये सबको समझ आया। Na2CO3 लिखा था, तो Na से क्या देगा, NaOH दे देगा, और CO3 से क्या दे देगा, तो H2CO3 दे देगा। ये वीक एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये सॉल्यूशन में प्रिवेल कर जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन NaOH की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि कार्बोनिक एसिड उसकी क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। NaOH तो स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो प्रिवेल करेगा, इसी की तरह से सॉल्यूशन बिहेव करेगा। तो सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो अ बेस। किसकी तरह से बिहेव करेगा, NaOH की तरह से बिहेव करेगा, लेकिन माइल्ड हो जाएगा, NaOH से वीक हो जाता है। इसलिए कार्बोनिक, इसके साथ में फिनॉल, बोलिए आगे, फिनॉल सोडियम कार्बोनेट के साथ में सॉल्ट नहीं बना पाता, नहीं बना पाता। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। लेकिन अगर पिक्रिक एसिड में ये डाल दें तो CO2 इवॉल्व हो जाती है। क्या मतलब हुआ इसका, फिनॉल को जब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट किया था देयर वाज नो रिएक्शन, सॉल्ट नहीं बनाया था, CO2 नहीं निकली थी। लेकिन जब पिक्रिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट में डाल दिया तो CO2 निकल रही है, सॉल्ट बन रहा है। CO2 स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब कि पिक्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग, क्या एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि सोडियम कार्बोनेट से सॉल्ट बना रही है। क्यों स्ट्रॉन्ग हो गई, क्योंकि जब किसी भी एसिड में क्या लगा दें, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें। किसी भी एसिड में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो जैसे फिनॉल का नाइट्रेशन कर दिया तो उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। फिनॉल का अगर हम अल्काइलेशन करा दें, अल्काइलेशन करा दें तो क्या चीज ला करके ऐड करेंगे आप फिर, हाँ अल्काइल ग्रुप, बहुत अच्छा। तो ये हमने CH3 ऐड कर दिया, इसका नाम क्या है, क्रिसॉल, इसका नाम है ओ क्रिसॉल। अब बताइए फिनॉल को अगर हमने अल्काइलेशन करा दिया, इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि कम होगा, कम हो जाएगा, बहुत अच्छा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है, कम हो जाता है। विड्रॉइंग से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ये कॉपी में लिखा है हम लोगों ने, विड्रॉइंग ग्रुप से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है और रिलीजिंग ग्रुप से एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है। बस एक यूज और कर दीजिए, ये कंपाउंड खत्म। नंबर 4 इज रेड डाई। डाई बनाते हैं फिनॉल से, रेड कलर डाई, रेड डाई, रेड कलर डाई बनाते हैं। ठीक है, फिर अगला कंपाउंड हेडिंग करिए, डाई इथाइल ईथर। लास्ट कंपाउंड है, अब एक लेक्चर इसमें और लगेगा। डाई इथाइल ईथर, C2H5O C2H5, डाई इथाइल ईथर। फॉर्मूला लिखिए C2H5O C2H5, C2H5O C2H5, डाई इथाइल ईथर, C2H5O C2H5। अब जरा देखिएगा पहले,
एल्कोहल एंड ईथर आर आइसोमर्स। एल्कोहल ईथर आइसोमर होता है, ठीक है, दोनों आइसोमर होता है। नहीं पता है तो रट लीजिए, दोनों आइसोमर होता है। लेकिन दोनों का अगर हम आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाएगा। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर वेट हैविंग डिफरेंट। आइसोमर की डेफिनेशन, हाँ, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, देयर कॉल आइसोमर्स। तो एल्कोहल ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। जैसे हमने काम किया C4H10O एल्कोहल है कि नहीं, कैसे पता? C4H10 क्या है? C4H10 ब्यूटेन होता है। जरा इसको देखिएगा, अगर एल्कोहल है, एल्कोहल का H उठा करके यहां कर दें तो ये हो जाएगा RHO, एल्केन बन गया। बहुत अच्छा। जब एल्केन, ये तो एल्केन है, एल्केन में जब एक ऑक्सीजन ऐड करते हो तो एल्कोहल हो जाता है। तो ये हमने कहा था कि ये एल्कोहल कैसे है, तो आप बोलिए बिकॉज इट इज एल्केन प्लस O। लेकिन हमने दिखा दिया RH तो एल्केन का फॉर्मूला होता है ना, RH। तो एल्केन में जब ऑक्सीजन एक ऐड करते हैं तो एल्कोहल बन जाता है और एल्कोहल ईथर आइसोमर होता है। C4H10O ये क्या है, बोलेंगे एल्कोहल ईथर। एल्कोहल ईथर, अगर ये एल्कोहल ईथर है तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम होना चाहिए। अब क्वेश्चन है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट तो सेम होता है, लेकिन एल्कोहल और ईथर ROR किसकी सॉल्बिलिटी वाटर में ज्यादा है? एल्कोहल इज द आंसर। एल्कोहल की सॉल्बिलिटी भी ज्यादा है और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। ये पॉइंट हमने शीट में लिखा हुआ है। दीज आर टू वेरी कॉमन क्वेश्चंस। तो दोनों क्वेश्चन को मर्ज करके हमने एक सेंटेंस का ऊपर नोट लगा के लिख दिया बस। और उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ, देखिए ब्रैकेट पे क्या लिखा, H बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसमें? एल्कोहल में। तो एक चीज हमें ये लर्न करना है कि एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। किस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जरा इसको देखिए, किस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? तो जब हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉलर एटॉमिक साइज, ये दो कंडीशन जिससे फुलफिल हो रही है उससे अटैच हो जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखिए हमने क्या कहा, व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग स्मॉलर एटॉमिक साइज। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो चार ही एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, नहीं क्लोरीन तो नीचे आएगा, फ्लोरीन, देन ये क्लोरीन है, फ्लोरीन के पहले क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा, उसके पहले नाइट्रोजन आता है। These are four highly electronegative element in the periodic table as it is arranged है periodic table में। इसको ऐसे कहीं छाप लीजिए आप, FONCL periodic table में ऐसे अरेंज है ये। These are four highly electronegative element in the periodic table, highly electronegative element in the periodic table, FONCL। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। आप देखिए जरा, जब हमने कहा दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होती है जब हाइड्रोजन को किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच कर दें, लेकिन उसकी एटॉमिक साइज कम होनी चाहिए। तो जो सेकंड कंडीशन है वो इसमें फुलफिल नहीं होती, क्लोरीन पे फुलफिल नहीं होती, क्योंकि क्लोरीन की साइज बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि ये थर्ड पीरियड में आ जाता है और ये किस पीरियड के एलिमेंट हैं? ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। तो इसकी साइज बड़ी होने की वजह से यहां हमने क्रॉस लगा दिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लोरीन में नहीं होती है। तो खाली तीन एलिमेंट हैं। जब हाइड्रोजन को किसके साथ, अब ये हमने कर दिया, जब हाइड्रोजन को फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन से अटैच कर दें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये देखिए HF हो गया, ये देखिए एल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, एसिड हो गया, मतलब ऑक्सीजन के साथ जितने भी कंपाउंड बनाएगा सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। नाइट्रोजन के पास आ जाए तो देखिए RNH2 आएगा ना, अमाइंस आएगा, अमोनिया आएगा,
ये सारे कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन इसको देखिए, ROR हाइड्रोजन किससे अटैच है? कार्बन से अटैच है। तो जब क्लोरीन के साथ नहीं तो कार्बन के साथ कैसे हो जाएगा? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3.0। ये भी नोट कर लीजिए, क्लोरीन के नीचे लिखिए 3.0। फ्लोरीन के नीचे लिखिए 4.0। फ्लोरीन 4.0। ऑक्सीजन लिखिए 3.5। ऑक्सीजन 3.5। नाइट्रोजन लिखिए 3.0। इसको भी रट लीजिए इससे से, बिकॉज दीज आर 4 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। और जिसमें से आप देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, नाइट्रोजन 3.0, क्लोरीन 3.0, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाई? हाँ, क्लोरीन की कम होगी। बहुत अच्छा, क्योंकि साइज है, साइज बड़ी है। क्लोरीन की इतनी ज्यादा ब्रांडिंग हो चुकी है। Electronegativity is not a magnitude. On the Pauling scale, both have got the same value, but nitrogen is more electronegative because electronegativity is a electron attracting tendency. It is not a mathematical magnitude. वैल्यू तो सेम है, लेकिन अगर पूछेंगे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि साइज इसकी कम है, इस वजह से आ रहा है। हेलो सर, अगर अर्जेंट ना हो तो 4 बजे कॉल करेंगे, हम अभी क्लास ले रहे थे। हम कह रहे थे अगर अर्जेंट ना हो तो 10 मिनट के बाद कॉल कर सकते हैं, अभी हम क्लास ले रहे थे सर। जी ओके, ये वाला पॉइंट ठीक है। अब वापस आते हैं, ईथर में एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि O से अटैच है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज आती है, कहीं के लिखा रहता है कि लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है कि काम बन जाए हमारा, कि वो वाली कहावत है ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, उस तरह से। अरे कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, लेस की बात क्यों कर रहे हैं है कि नहीं? तो अब जैसे यहां पे तो अभी शिशिर ने क्या बताया, आर के अंदर हाइड्रोजन है, वो किससे अटैच है? कार्बन से अटैच है। तो कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती है। तो 2 क्वेश्चन हमारे इसके हो जाएंगे, ठीक है। कॉपी में लिखिए, नोट जो शीट में लिखा था वही वाला पॉइंट कॉपी करना है। लिखिए ईथर्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ethers have lower boiling point and lower solubility. Ethers have lower boiling point and lower solubility in water than the corresponding isomeric alcohols. रीजन क्या हो गया? H बॉन्डिंग, ब्रैकेट में कर लीजिए H बॉन्डिंग, रीजन इज H बॉन्डिंग। फिर नेक्स्ट हेडिंग करिए प्रिपरेशंस। बस खाली हेडिंग करके छोड़ दीजिए, फिर अगले टर्न पे करें, क्योंकि एक्सप्लेन हो नहीं पाएगा, है ना। प्रिपरेशंस खाली हेडिंग करके छोड़ दीजिए, फिर अगले टर्न पे करेंगे। और फ्राइडे को टेस्ट रहेगा हम लोग का, फ्राइडे को टेस्ट रहेगा, एल्कोहल का रहेगा, और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। और टेस्ट को ऑनलाइन ऐसे करेंगे, यहाँ क्वेश्चन सामने दिखाएंगे आपको और लाइव क्वेश्चन आपका चलता रहेगा। उसके बाद वो जो टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा वो अपलोड कर देंगे। तो वो आपके इसलिए हो जाएगा कि कभी भी रिवीजन करना है तो आप वीडियो उठाइए और क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। आंसर नहीं डिस्कस करेंगे, आंसर अगले वीडियो में करेंगे, आंसर उसका अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो एल्कोहल के क्वेश्चन जो शीट में क्वेश्चन है वो सारे लगा लीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे लगा लीजिए।
जो स्टडी मटेरियल उसके क्वेश्चन सारे लगा लीजिए, जहाँ जहाँ से आपको क्वेश्चन मिले लगाते चलिए, ठीक है। तो फ्राइडे को हम लोग टेस्ट करेंगे फिर, ठीक है। थैंक यू। हाँ